आप सभी लोगों को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म का अपना अगला लेक्चर। देखो, अभी तक हमने सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन सीख लिया है, हमने डेफिनेशन पार्ट कवर कर चुका है कि आखिरकार कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते ही क्या हैं और ये किस तरीके से कॉन्फिगरेशनल आइसोमर से डिफरेंट होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट को धीमे धीमे स्टार्ट किया, फिर मैंने आपको इथेन के एग्जाम्पल से सारी की सारी कहानी समझाने की कोशिश की और आपको इथेन के एग्जाम्पल से बहुत हद तक नए नए टर्म समझ में आ चुके होंगे, जिसमें हमने एक टर्म सीखा था डायहेड्रल एंगल क्या होता है और फिर एक टर्म सीखा था टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है, कब टॉर्सनल स्ट्रेन लगेगा कब नहीं लगेगा और एक्चुअली टॉर्सनल स्ट्रेन के पीछे रीजन क्या होता है, सिग्मा सिग्मा स्टार इंटरेक्शन होता है। अब हम लोग उसके बाद नोमेनक्लेचर वाले पार्ट पर पढ़े। नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि किस तरीके से उनको हम नाम देते हैं, पार्शियल इक्लिप्स क्या होता है, फुली इक्लिप्स क्या होता है, एंटी स्टैगर्ड क्या होता है, गॉश स्टैगर्ड क्या होता है। फिर उसके बाद हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ा जो कि टॉर्सनल एंगल के बेसिस पर नोमेनक्लेचर था। एक्चुअली ये टॉपिक आपके रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर सिन पेरिप्लिनर, एंटी पेरिप्लिनर ऐसे टर्म्स यूज हो जाते हैं। तो अब हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर से वही कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग बातें पढ़ेंगे और आज की जो बातें पढ़ेंगे वह सारी बातें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पर रिकैप कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप टॉपिक के साथ कनेक्टिविटी बैठा सके। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर इसके डेफिनेशन वाले पार्ट को कवर किया एकदम अच्छे से कि आखिरकार इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है। डेफिनेशन वाले पार्ट के बाद मैंने आपको बढ़िया से इथेन का एक एग्जांपल सिखाया। इथेन का एग्जांपल से मैंने आपको डिफरेंट टर्म सिखाए। डाइहेड्रल एंगल क्या है, टॉर्सनल स्ट्रेन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व सिखाया, जहां पर स्टैगर्ड और इक्लिप्स कहां पर लाई करेंगे, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ये सब बातें हमने सीखी। फिर हम लोगों ने एक टॉपिक और सीखा, नोमेनक्लेचर, कि आखिरकार किस तरीके से नोमेनक्लेचर करते हैं। तो दो सिस्टम होते हैं नोमेनक्लेचर के लिए, एक तो अमेरिकन और ब्रिटिश सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं और एक हम टॉर्सनल एंगल के अकॉर्डिंग, जो मैंने अभी आपको बताया। अब हम आज का जो टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं कन्फर्मर्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स। कन्फर्मर्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स, कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके हम कन्फर्मर्स बनाना सीखेंगे। जैसे हमने इथेन एग्जाम्पल में सीखा, वैसे ही इस को हम डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अगर हम इसकी बात करते हैं तो मेनली हम यहाँ पर 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कन्फर्मर्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स में हम 3 टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कन्फर्मर्स बाय रोटेशन अबाउट कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड और कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हम लोग वह सभी कन्फर्मर्स पढ़ेंगे जहां पर कार्बन sp3 और कार्बन sp3 के बीच में बॉन्ड होगी और उसके अलॉन्ग रोटेशन करवाने से हमें डिफरेंट कन्फर्मर्स मिलेंगे। अब इसमें हम लोग कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़ेंगे, मेनली हम लोग इसमें जो पढ़ने वाले हैं, एक तो सबसे पहले इथेन एग्जाम्पल को हम दोबारा से उठाने वाले हैं। इथेन एग्जाम्पल के बाद हमारा अगला एग्जाम्पल होगा प्रोपेन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और एक एग्जाम्पल और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ब्यूटेन। मतलब इस पूरी फैमिली में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है, जहाँ पर हमें बहुत हद तक बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी, वो होती है हमारे पास ब्यूटेन की, जहाँ पर मैं आपको एक ब्यूटेन गॉश इंटरेक्शन के बारे में पूरी की पूरी बेहतरीन जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, ये सबसे पहला टॉपिक है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा टॉपिक है वो है कन्फर्मर्स बाय रोटेशन अबाउट कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इस चीज को आप नोट करना,
यहाँ पर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज और कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज के बीच में क्या होगी, बॉन्ड रहने वाली है। अब अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो इसमें एक तो मैं आपको सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ाऊंगा, और कार्बोनिल कंपाउंड में मैं आपके पास दो केस डिस्कस करूंगा। एक तो आपके पास होगा एसिटल्डिहाइड मतलब इथेनॉल, और एक होगा आपके पास प्रोपेनॉल, जहां पर हम लोग नए तरह के कन्फर्मर्स को देखेंगे, डिफरेंट नाम होता है, ये सारी बातें करने वाले हैं। और इसी ही के साथ इसी से मिलता जुलता हमारे पास होता है एल्कीन, क्योंकि एल्कीन के अंदर भी हमारे पास कार्बन sp3 और कार्बन sp2 बॉन्ड प्रेजेंट है। तो नेट गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मैं नेट गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। वैसे ही आपके पास जो अगला एक टॉपिक और होगा वह टॉपिक होता है थर्ड, कन्फर्मर्स बाय रोटेशन अबाउट, ध्यान देखना, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज एंड एक हमारे पास क्या है X, जहां पर मैं X को क्या कह रहा हूं, हेटेरोएटम। X को मैं क्या कहूंगा, हेटेरोएटम, और हेटेरोएटम में यहां पर क्या क्या आ सकता है, सिलिकॉन आ सकता है, नाइट्रोजन आ सकता है, ऑक्सीजन आ सकता है, फ्लोरीन आ सकता है। ये सारे एटम हम हेटेरोएटम में कंसिडर कर सकते हैं। तो टोटल हमें जो डिफरेंट कन्फर्मर्स पढ़ने हैं उसमें हमें 3 डिफरेंट टाइप से कन्फर्मर्स पढ़ने हैं। पहले जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे 11, 12, जेईई मेन, जेईई एडवांस, नीट के एग्जाम तक, तो हमारी पूरी कहानी इतने में ही खत्म हो जाती थी। लेकिन अब हम थोड़ा हाई लेवल पर आ चुके हैं तो हमें इन सब चीज़ों को भी सीखना पड़ेगा। इनमें कुछ एक्सेप्शंस होंगे जहां से क्वेश्चन एज इट इज उठकर आ जाता है, उसको भी हमें बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग अपनी हेडिंग शुरू करते हैं कन्फर्मर्स। सबसे पहली हेडिंग है कन्फर्मर्स बाय रोटेशन अबाउट कार्बन sp3 एंड कार्बन sp3 बॉन्ड। अगर आपके पास किसी मॉलिक्यूल में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज और कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज प्रेजेंट है तो उसके अलोंग रोटेशन करवाने से जो हमें डिफरेंट कन्फर्मर्स मिलने वाले हैं, सबसे पहले हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं। अब हम लोग इसमें सबसे पहला अपना एग्जाम्पल जो उठाएंगे, इथेन उठाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होता है, इनका एनालिसिस करना होता है। अब इसके अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं, सवाल ये आता है, तो एनालिसिस करेंगे। और ये जो एनालिसिस वाला क्वेश्चन है यही आपके पास एग्जाम में आता है, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। मतलब हम लोग कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज तो पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इसमें पढ़ना क्या है, तो हम लोग कन्फर्मर्स की एनालिसिस करेंगे। इसीलिए इस टॉपिक को नाम भी दे देते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस। कन्फर्मेशनल एनालिसिस नाम देने कारण कहीं ना कहीं यही है सब कुछ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ कन्फर्मर्स। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, जैसे अगर मैं इथेन के एग्जांपल से समझाऊं, जो मैंने आपको बता रखा है, इक्लिप्स्ड होता है, स्टैगर्ड होता है, तो यही टाइप्स ऑफ कन्फर्मर्स आ गए। फिर हम बात करते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कन्फर्मर्स इन इक्विलिब्रियम। हमें अच्छे से पता है कि आपके पास इक्लिप्स्ड फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म दोनों ही इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होती हैं, तो लेकिन किसका कितना परसेंटेज होता है वह बात बहुत जरूरी है। मतलब ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको सिखाऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कन्फर्मर्स इन इक्विलिब्रियम। तीसरा जो टॉपिक बन जाता है वो बन जाता है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मर्स। फिर उसके बाद फोर्थ टॉपिक जो हमारे पास होगा वो होगा स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप। यदि आपके पास दो अलग अलग कन्फर्मर होंगे तो उनमें स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप क्या होती है, इसको हम जानेंगे, स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप। और लास्ट में एक टॉपिक और है टोपिसिटी इन लिगेंड। ये हमने पढ़ रखा है, बस आपको मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू एक समझा दूंगा कौन सा एनेंशियोटॉपिक है, कौन सा डायस्टोटॉपिक है और कौन सा होमोटॉपिक होगा।
ये हमारे पास सारी बात चल रही है। तो ये आपका इस लेक्चर का स्टार्टिंग है। आइए इन सारी बातों को हम शुरू करते हैं इथेन मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल के साथ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस। और कन्फर्मेशनल एनालिसिस को हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं इथेन मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इथेन के एग्जाम्पल से। अब आपको अच्छे से पता है इथेन मॉलिक्यूल का आपके पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, CH3 और यहाँ पर CH3। ऐसे भी आप बना सकते हो या फिर आप बनाने का तरीका ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर H H CH H और H। तो हम लोग जो बात करेंगे वो इस बॉन्ड के अलोंग रोटेशन की बात करेंगे, ठीक है। और यहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अच्छे से पता होना चाहिए जो कन्फर्मेशनल एनालिसिस होती है उसको ज्यादा सही हम किस में बता पाते हैं, न्यूमान प्रोजेक्शन में। तो सबसे पहले तो हम लोग न्यूमान प्रोजेक्शन में बना लेते हैं। आखिरकार कैसे ये रिप्रेजेंट करेंगे तो हमने पहले सीख रखा है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं तो ये जो डॉट है ये आपके पास फ्रंट कार्बन है, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H। और यहाँ पर जो बैक सर्कल है वह आपका रेयर कार्बन है, यहाँ पर H इस तरीके से, यहाँ H इस तरीके से और यहाँ H इस तरीके से। तो ये आपने एक इथेन मॉलिक्यूल की इक्लिप्स्ड फॉर्म रिप्रेजेंट कर चुकी है, जहां पर हर एक एटम के पीछे दूसरा एटम जो बैक कार्बन का है वो लाई कर रहा है। तो यहाँ पर मैं अगर थीटा की बात करता हूं तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री है। और ये कैसी फॉर्म है, ये आपके पास इक्लिप्स्ड फॉर्म है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं मैं यहाँ पर 60 डिग्री का रोटेशन करूंगा तो 60 डिग्री रोटेशन पर क्या होगा, आप यहाँ पर इमेजिन करो, इस वाले को मैं कांस्टेंट कर देता हूं और इस वाले के लिए हम रोटेशन करूंगा तो एक्चुअली क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन थोड़ा सा यहाँ पर इस तरफ मूव करेगा। जब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर इस तरफ मूव करेगा तो पीछे ही वाले कार्बन पर ये हाइड्रोजन यहाँ पर थोड़ा मूव करेगा और ये वाला यहाँ पर थोड़ा मूव करेगा। तो मूव करने से आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपके पास फ्रंट कार्बन तो ऐसा ही है एज इट इज H H H। रेयर कार्बन कुछ आपको ऐसा दिखने लगेगा। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपके पास जो थीटा है, यहाँ पर ये वाले थीटा की मैं बात कर रहा हूँ जिसको हम डाइहेड्रल एंगल कहते हैं, ये 60 डिग्री है। और इस ही फॉर्म को हम लोग नाम देते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। इस ही फॉर्म को हम लोग नाम क्या देते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म। फिर से आप अगर 60 डिग्री करोगे रोटेशन तो फिर से ये हाइड्रोजन इसके पीछे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके पीछे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके पीछे आ जाएगा। मतलब फिर से हमें क्या मिल जाएगी, इक्लिप्स्ड फॉर्म मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, इक्लिप्स्ड फॉर्म। उसके बाद फिर से अगर आप करते हो तो आपका फिर से क्या देगी, स्टैगर्ड फॉर्म। इसी तरीके से आपके पास ये कहानी 360 डिग्री के बॉन्ड एंगल तक चलती रहेगी। इक्लिप्स्ड स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड स्टैगर्ड। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं कि आखिरकार हमारे पास टाइप्स ऑफ कन्फर्मर्स क्या हैं, सबसे पहली बात तो यही है टाइप्स ऑफ कन्फर्मर्स। तो हम कह लेंगे हमारे पास दो होते हैं, एक तो हमारे पास होती है स्टैगर्ड फॉर्म और एक हमारे पास होती है इक्लिप्स्ड फॉर्म। ये हमारे पास हो गए टाइप्स ऑफ कन्फर्मर्स। अब अगला सवाल यहां से हमारे पास आता है कि आखिरकार इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या है। अगर मैं इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करता हूं, एक्चुअली हमें यही तो सारे के सारे एनालिसिस करने होते हैं, रिलेटिव स्टेबिलिटी हमारे पास क्या है। तो आप अच्छे से बता सकते हो कि हमारे पास इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है। हम बोलेंगे यहां पर आपके पास टॉर्सनल स्ट्रेन लग रहा है, यहां पर आपके पास टॉर्सनल स्ट्रेन लग रहा है, यहां पर आपके पास टॉर्सनल स्ट्रेन लग रहा है। तो 3 टाइम्स आपके पास टॉर्सनल स्ट्रेन लग रहा है। और टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है, जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में रिपल्शन, मतलब यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और रेयर कार्बन के कार्बन हाइड्रोजन के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच में कुछ रिपल्शन हो रहा होगा, उसी को टॉर्सनल स्ट्रेन कह रहे हैं। तो यहाँ पर 3 टाइम्स टॉर्सनल स्ट्रेन है। लेकिन अगर मैं यहीं पर बात करता हूं तो यहाँ पर अब ये दूरी पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर कोई भी टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं स्टैगर्ड फॉर्म में आपके पास टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है, 0 होता है। इस ही वजह से अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू
इक्लिप्स फॉर्म। और हम ऐसे कह सकते हैं कि जब इक्लिप्स से स्टैगर्ड बन रहा है तो यहां से यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है, और वह जो रिलीज एनर्जी होती है वह 3 किलो कैलोरी पर मोल होती है। इससे मुझे यह समझ में आता है कि कोई भी जो स्टैगर्ड फॉर्म होता है वो अपनी इक्लिप्स फॉर्म से 3 किलो कैलोरी पर मोल ज्यादा स्टेबलाइज्ड है। बोलिए, पॉइंट क्लियर एकदम? ये सारी बातें हमने पिछली क्लासेस में कर रखी हैं। अब अगर मैं यहीं पर आपसे बात करता हूं स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप, ये हम कंफर्मेशन एनालिसिस कर रहे हैं, तो स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप क्या रहने वाली है, तो आप मुझे सभी लोग बताइए। अगर मैं स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप की बात करता हूं तो स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप जो आपके पास बन के आ रही है, ध्यान देखो, इन दोनों को देखो, ये दोनों आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? क्या आपको ये मिरर इमेज दिखाई दे रहे हैं? अगर मिरर इमेज दिखाई दे रहे हैं तो क्या ये सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल दिखाई दे रहे हैं? तो आप सबसे पहले बोलोगे सर जब मैं यहां से यहां पर इनके बीच में मिरर रखूंगा तो इसकी मिरर इमेज ये नहीं आने वाली, और जो आपस में मिरर इमेज नहीं होते उनके बीच में रिलेशन आ जाता है डाया स्टीरियोमर, उनके बीच में रिलेशन आ जाता है डाया स्टीरियोमर। तो हम लोगों ने अभी तक 3 बातों को बहुत अच्छे से सीख लिया। टाइप्स ऑफ कन्फर्मर्स क्या है, रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या है, स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप क्या है। अब जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, लेकिन उस इंपॉर्टेंट सेगमेंट से एक बार मैं आपको यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कर्व भी बना के दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, यहाँ पर आपके पास रोटेशन की डिग्री रहेगी जो आप रोटेशन करवाओगे। तो यहां पर मैं कर सकता हूं 0 डिग्री इस जगह पर, फिर यहां पर मैं 60 डिग्री कह सकता हूं, फिर मैं 120 डिग्री कह सकता हूं, फिर मैं 180 डिग्री कह सकता हूं, फिर 240 डिग्री कह सकता हूं, ऐसे ही 300 डिग्री चलेगी और लास्ट में 360 डिग्री। इस तरीके से आपके पास चलता जाएगा। तो सबसे पहले मुझे बताओ, जब आपके पास 0 रहा होगा तो यहाँ पर आपके पास इक्लिप्स रहा होगा, ठीक है, इक्लिप्स यहाँ पर रहा होगा। अगर इक्लिप्स यहाँ रहा होगा तो फिर अब आपके पास इस तरीके की लाइन आने लग जाएंगी, इस तरीके की। यहाँ पर 60 डिग्री पे ये क्या आ जाएगा, स्टैगर्ड फॉर्म आ जाएगी। फिर 120 पे ये आ जाएगा, फिर 180 पे, फिर 240 पे, फिर 300 पे, फिर 360 पे। अब जरा ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये जो फॉर्म है इसी को हम बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म, जो कि ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, और ये जो फॉर्म होती है इसी को हम कहते हैं इक्लिप्स फॉर्म। बोलिए, बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ चुकी है। तो अगर मैं इन दोनों के एनर्जी बैरियर की बात करता हूं तो यहां पर कितना होता है, 3 किलो कैलोरी पर मोल, 3 किलो कैलोरी पर मोल होता है। क्योंकि अगर मैं हाइड्रोजन के बीच में अगर टॉर्सल स्ट्रेन की बात करता हूं तो वो 1 किलो कैलोरी पर मोल होता है, और ऐसे 3 पेयर में टॉर्सल स्ट्रेन लग रहा है तो वह 3 इंटू टॉर्सल स्ट्रेन हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 करके 3 किलो कैलोरी पर मोल हो जाएगा। तो ये आपके पास एक पोटेंशियल एनर्जी कर्व है इथेन मॉलिक्यूल का। अब हमारे पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमें सीखना ही सीखना था वो हमारे पास है परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कन्फर्मर्स इन इक्विलिब्रियम। जब हमारे पास कन्फर्मर्स इक्विलिब्रियम में मौजूद होंगे तब उनकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या रही होगी। चलिए शुरू करते हैं। देखो, अगर मैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन की बात करता हूं तो सबसे पहले आप फॉर्म बना लो। ये आपके पास कैसी फॉर्म है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, और इसके जस्ट पीछे H H और H। ये आपके पास इक्लिप्स्ड फॉर्म रही है। क्लियर है इतना? और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में मौजूद है किसके साथ, स्टैगर्ड फॉर्म के साथ। यहाँ पर H H H, यहाँ पर H H और H। तो ये आपके पास स्टैगर्ड फॉर्म आ चुकी है। इतनी बात आपको अच्छे से पता है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है, स्टैगर्ड से जब इक्लिप्स से जब स्टैगर्ड जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज्ड हो रही है। अरे एनर्जी रिलीज होगी तभी तो सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो वह जो एनर्जी रिलीज होती है डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू -3 किलो कैलोरी पर मोल होती है। बोलिए, क्या आपको इतनी बात समझ में आ चुकी है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है? अगर आपको इतनी बात समझ में आ चुकी है तो आपके पास कहानी अब क्या चलेगी देखना। एक तो आपके पास फॉर्मूला होता है K इक्विलिब्रियम।
वह फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां पर ये फॉर्मूला आपके पास चल रहा होता है, ठीक है। और अगर मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करूंगा तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ स्टैगर्ड प्रोडक्ट, आपके पास क्या है स्टैगर्ड, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ इक्लिप्स्ड। ये बात तो आपको पहले से पता है, जो बेसिक इक्विलिब्रियम में सिखाया जाता है। तो इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। एक तो आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा, और जो दूसरी इक्वेशन होती है वह होती है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों ही इक्वेशन का आपको सहारा लेना है और यहां से आपको के इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करना है और फिर परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स फॉर्म बतानी है। अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग केसेस आने वाले हैं। अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करता हूं तो इस फॉर्मूले में क्या क्या कहानी चलने वाली है, पॉइंट को समझिएगा। यहां पर हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, के इक्विलिब्रियम आपको सॉल्व करना है। अगर मैं यहाँ पर R की वैल्यू की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप R की वैल्यू समथिंग 1.99 लीजिएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कैलोरी में ले रहे हैं। एनर्जी जब कैलोरी में होगी तो R की स्पेशल वैल्यू कितनी होती है, 1.99 होती है। टेम्परेचर आपके पास स्टैंडर्ड रहेगा 298। यहाँ पर आप इसको केल्विन कर दो, यहाँ पर आप इसको कैलोरी पर मोल पर केल्विन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आ रही बात समझ में। और अगर मैं डेल्टा जी नोट की स्पेशली बात करता हूं तो डेल्टा जी नोट कैसे आने वाला है, देखो ध्यान से समझना। ये आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन में के इक्विलिब्रियम निकालना है। तो अगर के इक्विलिब्रियम निकालना है, इसका मतलब मैं फॉर्मूला बना देता हूं, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एल एन के इक्विलिब्रियम, एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट अपॉन माइनस आर टी। इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो आपके पास R है, T है। R और T को तो पहले आप उठा के एज इट इज रख दो, 1.99 इंटू 298 और यहाँ माइनस का लगा दो। अब सवाल ये आ रहा है कि सर डेल्टा जी नोट क्या रहने वाला है, क्योंकि डेल्टा जी नोट पे ही कहानी अटकी हुई है। तो डेल्टा जी नोट जो होता है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। ऐसा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मैं बेसिक थर्मोडायनेमिक के फॉर्मूले यहां पर यूज कर रहा हूं, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये। सबसे पहले मैंने आपको के इक्विलिब्रियम का एक फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। फिर मैं इस फॉर्मूले का यूज करने वाला हूं और इस फॉर्मूले से के इक्विलिब्रियम हमें निकालना है ना, एंटी लॉग वगैरह लेके हम निकालेंगे। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो अब यहां से डेल्टा जी नोट की वैल्यू आएगी, क्योंकि देखो डेल्टा एस क्या होता है, 0 होता है। एंट्रोपी चेंज यहां पर क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। तो जो डेल्टा जी नोट होगा वो डेल्टा एच नोट के बराबर हो जाएगा। और हमें बहुत अच्छे से पता है डेल्टा एच नोट कितना है हमारे पास, -3 किलो कैलोरी पर मोल। क्या आपको इतनी कहानी समझ में आई, मैं क्या लगा रहा हूं, कौन सा गणित लगा रहा हूं? फिर से सुनो, यहां पर ये फॉर्मूला होता है, मानना है आपको, और आपके मानने से कुछ नहीं होने वाला, यहां होता ही है। डेल्टा एस क्या होता है, 0, ठीक है। एंट्रोपी चेंज यहां पर कुछ है ही नहीं, एंट्रोपी चेंज 0 रहेगा। तो डेल्टा जी डेल्टा एच के बराबर हो जाएगा, तो -3 किलो कैलोरी होता है। तो अगर मैं यहां रखूंगा तो ये -3 किलो कैलोरी इंटू हमें 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हमने R की वैल्यू कैलोरी में ली है और ये किस में है, किलो कैलोरी में है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये समथिंग वैल्यू आ जाएगी 3000 बटे 500, 3000 बटे 593 ऐसे समथिंग कुछ आ जाएगा। और आपके पास फाइनली एक आ जाएगा 5.05। तो ln के इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 5.05। और यहां से फाइनली मैं निकाल लूंगा के इक्विलिब्रियम की वैल्यू, ये समथिंग आ जाएगी 1.57। कैसे आएगा, आपको इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, आपको इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। जैसे ही आप इसका एंटी लॉग लोगे आप लोग आराम से 1.57 के इक्विलिब्रियम निकाल लोगे। बोलिए, क्या आपको इतनी कहानी यहां तक समझ में आई? इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे आगे बढ़ेंगे तो देखना ध्यान से। मैं सबसे पहले यहां पर थोड़ा स्पेस बना लेता हूं ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझा सकूं।
देखो हमारे पास के इक्विलिब्रियम आ चुका है और हमें पता है के इक्विलिब्रियम किसके बराबर है, स्टैगर्ड की कंसंट्रेशन अपॉन इक्लिप्स की कंसंट्रेशन। तो हम लोग लिखते हैं फिर से के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू स्टैगर्ड की कंसंट्रेशन अपॉन इक्लिप्स की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1.57। क्या मैं 1.57 को अपॉन 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूं, इस तरीके से कर सकता हूं। तो यहां से मुझे ये समझ में आया कि जो स्टैगर्ड की हमारे पास कंसंट्रेशन है वो कितनी आ रही है, 1.57 आ रही है, और जो इक्लिप्स की हमारे पास कंसंट्रेशन है वो कितनी आ रही है, यहां लिख देते हैं, वह 1 आ रही है। तो टोटल हमारे पास कितनी आएगी, 1.58 आएगी। टोटल हमारे पास कितनी आएगी इक्लिप्स और स्टैगर्ड की मिला के 1.58 आएगी। बोलिए इतनी बातें और समझ में आ रही है आपको क्या? अब अगर मुझे इनकी कॉम्पोजिशन, देखो मैं यहां से क्या कहानी चला रहा हूं, बात समझ में आ चुकी है। अब अगर मैं स्टैगर्ड निकालना चाहता हूं कि स्टैगर्ड की कंपोजिशन कैसे निकलने वाली है, लिख देते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ स्टैगर्ड। कॉम्पोजिशन ऑफ स्टैगर्ड। तो कॉम्पोजिशन ऑफ स्टैगर्ड निकालने का तरीका सिंपल क्या होता है आपके पास, जरा ध्यान से देखिएगा। आपके पास स्टैगर्ड कितना है 1.57, टोटल कितना है 1.58, इनटू क्या कर दोगे आप 100। तो यहां से आपके पास समथिंग 99.36% वैल्यू ऑफ स्टैगर्ड आने वाली है। आप इसको सॉल्व कर लेना एक बार घर पर। और अगर स्टैगर्ड ये आ चुका है तो सिंपल सी बात है, इक्लिप्स तो आपके पास 100 माइनस 99.36 रहने वाला है। और इस तरीके से आपके पास इक्लिप्स की भी यहाँ पर कॉम्पोजिशन आने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग केस है ये वाला। ये जो बातें हमने इथेन के केस में सीखी हैं, यही सारी बातें हम प्रोपेन के केस में भी सीखने वाले हैं, और यही सारी बातें हम ब्यूटेन के केस में भी सीखने वाले हैं। लेकिन बोलिए सबसे पहले, क्या आपको ये तरीका समझ में आ चुका है? आपको ध्यान में क्या क्या रखना है इसमें? सबसे पहले यहाँ पर डेल्टा एच नॉट की वैल्यू ये होती है, एनर्जी रिलीज हुई है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। ये दो फॉर्मूले हमने यूज किए हैं, जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास ये वाला काम में आने वाला है, जहां से मैंने के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही के इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमने निकाली, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करके आप वहां पर निकाल लोगे आसानी से। आप यहां पर स्टैगर्ड की कंसंट्रेशन और इक्लिप्स की कंसंट्रेशन को कंपेयर करते हुए ये निकालोगे, टोटल 1.58 आ जाएगी। और जब भी किसी की कॉम्पोजिशन निकालनी होती है, उसका रखो, टोटल का रखो, इंटू 100 कर दो, तो आपके पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन बन के तैयार हो जाएगी। बोलिए क्या आपको ये इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल समझ में आ चुका है? कुछ आपको नई बातें सीखने को मिल रही हैं, बहुत मजा आ रहा होगा। आइए अब हम बात करते हैं प्रोपेन एग्जाम्पल को लेकर, जो हमने बातें की हैं इथेन एग्जाम्पल को लेकर वैसी ही। तो आइए अब हम बात करते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले अगर प्रोपेन के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो कुछ ऐसा है, CH3 CH2 और यहाँ पर CH3। तो यहाँ पर आपके पास 3 कार्बन है, और ये जो तीनों ही कार्बन है, ये तीनों ही कार्बन कैसे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अगर तीनों ही कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो आप किसी भी कार्बन के अलोंग सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेशन आसानी से करवा सकते हैं। क्लियर एकदम अच्छे से? तो फिर से इसकी हम लोग सबसे पहले टाइप्स ऑफ कन्फर्मर्स को पढ़ते हैं। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ कन्फर्मर्स बनाऊंगा तो मैं इस तरीके से ही बनाऊंगा। यहाँ पर मैंने Me ले लिया, यहाँ पर मैंने H, यहाँ पर मैंने H ले लिया, और रेयर कार्बन पर मैंने कुछ इस तरीके से H और H को डिफाइन कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर 60 डिग्री का रोटेशन करवाता हूँ, तो 60 डिग्री के रोटेशन करवाने से आपको क्या मिलने वाला है, आपको फिर से यहाँ पर तो Me और H कांस्टेंट रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर रेयर कार्बन पर आपके पास H और H इस तरीके से आने वाला है। ऐसे ही आप फिर से 60 डिग्री कराइए, फिर से आपके पास इक्लिप्स फॉर्म आने वाली है। तो अगर मैं इस फॉर्म की बात करता हूँ तो इस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, एक तरीके से इक्लिप्स फॉर्म कहते हैं, और इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। इस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म। फिर से आपके पास क्या आएगी, इक्लिप्स आएगी, इक्लिप्स के बाद फिर से क्या आएगी, स्टैगर्ड आएगी। मतलब वही सेम बात चलने वाली है जो आपने अभी इथेन के केस में सीखा। अब अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है तो अब हम इस वाले केस में क्या करने वाले हैं, फिर से वही टाइप्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहले मुझे बताइएगा यहाँ पर टाइप्स क्या आने वाले हैं। तो 2 ही टाइप्स आने वाले हैं, एक तो आपके पास इक्लिप्स आने वाला है और एक आपके पास स्टैगर्ड आने वाला है। तो ये मैंने स्टैगर्ड लिख दिया और ये मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, इक्लिप्स लिख दिया। टाइप्स के बाद अगर मैं बात करता हूँ स्टेबिलिटी की, बताइए रिलेटिव स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है,
अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर इन पर टॉर्सनल स्ट्रेन तो लग ही रहा है, लेकिन साथ साथ में एक और स्ट्रेन होता है वंडर वॉल स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन, क्योंकि यहाँ पर एमी है, मिथाइल है और पीछे हाइड्रोजन है, तो मिथाइल एक बल्कि ग्रुप होता है। तो जब भी आपके ग्रुप्स के बीच में फ्रंट कार्बन पे जो ग्रुप लगा हो और रियर कार्बन पे जो ग्रुप लगा हो और इक्लिप्स फॉर्म में जब होंगे तभी वो ज्यादा मैक्सिमम फील होता है, तो उसको वंडर वॉल स्ट्रेन कहते हैं। हमने ये बात पहले कर रखी है। तो स्टेबिलिटी हमारे पास अभी भी स्टैगर्ड फॉर्म की ही क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इक्लिप्स्ड फॉर्म, एज कंपेयर टू इक्लिप्स्ड फॉर्म। बोलिए बात समझ में आ रही है। ऐसे ही अगर मैं आपको स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप की बात करता हूं तो दोनों ही को देखो, क्या दोनों आपस में मिरर इमेज हैं, तो आप बोलोगे नहीं सर ये मिरर इमेज नहीं है, तो इसलिए इनको हम लोग नाम दे देंगे डाया स्टीरियोमर्स। क्या नाम दे देंगे, डाया स्टीरियोमर्स। अब बात सुनो जरा ध्यान से, अगर मैं इनके पोटेंशियल एनर्जी कर्व को ड्रॉ करता हूं तो इनका पोटेंशियल एनर्जी कर्व, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है और यहां पर आपके पास रोटेशन होगा डिग्री के लॉन्ग। देखो अगर मैं इस वाले को यहां पर इस तरीके से बनाता हूं तो ये आपके पास, मान लो मैंने किसके लिए बना दिया, इथेन के लिए बना दिया। किसके लिए बना दिया, इथेन के लिए बना दिया। फिर से सुनो, अब आप बोलोगे सर ये इथेन के लिए आप फिर से क्यों बना रहे हो, हम तो प्रोपेन पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं क्या इथेन के लिए ऐसा ही आता है, तो आप बोलोगे हाँ जी सर ऐसा ही आता है। यहाँ पर इक्लिप्स होती है, यहाँ पर स्टैगर्ड होती है, यहाँ पर इक्लिप्स, यहाँ पर स्टैगर्ड, यहाँ पे इक्लिप्स, इस तरीके से कहानी चलती है। अब सुनो जरा बात को ध्यान से, यहाँ पर इस जगह इस तरीके से आपको दिखने वाला है, इस तरीके से आपको दिखने वाला है, इस तरीके से, इसके जस्ट ऊपर लाई करता हुआ प्रोपेन। अगर आप देखोगे तो प्रोपेन के केस में थोड़ी सी इसकी एनर्जी बढ़ चुकी है और वो एनर्जी बढ़ने का जो कारण होता है वह वंडर वॉल स्ट्रेन ही होता है। क्या होता है, वंडर वॉल स्ट्रेन, वंडर वॉल स्ट्रेन। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये कहानी होती है हमारे पास प्रोपेन से रिलेटेड। फिर से वही सवाल कि सर वह वाला केस पढ़ाओ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोपेन इन इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम में आखिरकार किस तरीके से हम इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने वाले हैं, इसको स्टडी करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपके पास फिर से यहाँ पर प्रोपेन की दो फॉर्म बनाता हूँ। यहाँ पर Me है, यहाँ पर H 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 है, और यहाँ पर ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में किसके साथ प्रेजेंट है, ये आपके पास स्टैगर्ड फॉर्म के साथ प्रेजेंट है। यहाँ पर Me, H, 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 H और H, इस तरीके से तो प्रेजेंट है। तो अगर आप देखोगे तो ये वाली फॉर्म जो होती है ये आपके पास कैसी फॉर्म है, ये आपके पास एक इक्लिप्स्ड फॉर्म है। कैसी फॉर्म है, इक्लिप्स्ड। और ये वाली जो फॉर्म है ये फॉर्म कैसी है आपके पास, स्टैगर्ड। अगर मैं यहाँ से यहाँ बात करूँगा तो एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है। इस बार जो एनर्जी रिलीज हुई है वो समथिंग -3.4 किलो कैलोरी पर मोल हुई है। पहले कितनी थी, 3 किलो कैलोरी पर मोल। इस बार थोड़ी सी इंक्रीज भी हो चुकी है। उसका कारण मैंने आपको बता रखा है, वंडर वॉल स्ट्रेन जो एक्स्ट्रा फैक्टर यहाँ पर वर्क कर रहा है। अब सुनिएगा, इसमें सबसे पहला फॉर्मूला तो हमारे पास वही रहेगा कि इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैगर्ड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ इक्लिप्स्ड। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -RT ln के इक्विलिब्रियम, है ना, तो यहाँ पर आपको इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अगर आप पुट करोगे तो पुट करने से ln के इक्विलिब्रियम, अब डेल्टा जी नॉट आप क्या रखने वाले हो, -3.4 इंटू आपको 1000 करना पड़ेगा कैलोरी में करने के लिए, R की वैल्यू 1.99 इंटू 298, तो ये समथिंग आपके पास माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 3400/593 आ जाएगा। ये हटाओ एक बार, क्या करोगे आप, इसको हटाओ। 3.4 को अगर आप हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 10, तो 10 से ये घटेगा 100, तो ये 3400/593, 1.99 इंटू 298 समथिंग आ जाएगा 593। ये वैल्यू आपके पास यहाँ पर बन जाएगी। तो ये वैल्यू जब हम डिवाइड करेंगे तो इस वैल्यू को डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो समथिंग 5.73 आएगा। अब आपको यहां से कैलकुलेशन बहुत ही सावधानी के साथ करनी है।
पिछले वाले क्वेश्चन में हमने थोड़ी सी गलती कर दी है। एक बार पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर मैं इसको दोबारा समझाता हूँ। यहाँ से अब क्या हो जाएगा, ln के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5.73। अब ध्यान समझो, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट कैसे करोगे, तो सबसे पहले इस ln को नेचुरल लॉग में बदलोगे तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 5.73। फिर जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो यहां से आ जाएगा के लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 5.73 अपॉन 2.303। फिर आप क्या करोगे, इस के इक्विलिब्रियम में इस वैल्यू का क्या ले लोगे, एंटी लॉग ले लोगे यहां पर, क्योंकि जब लॉग उस तरफ जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, और ये समथिंग वैल्यू 2.4880593 के कॉरस्पॉन्डिंग समथिंग आएगी। ठीक है, अब जब आप इसका एंटी लॉग लोगे तो एंटी लॉग लेके आपके सामने जो वैल्यू आएगी यहां से वह 307 आएगी। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ये वैल्यू होगी आपके पास के इक्विलिब्रियम की। अब पिछले वाले क्वेश्चन में गलती क्या हो गई है, पिछले वाले क्वेश्चन में इसकी वैल्यू आई है 5.05, तो यहां पर आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा 5.05 डिवाइडेड बाय 2.303। तब आप जब पूरा सॉल्व करोगे एंटी लॉग लोगे तो वहां पर 1.57 नहीं है, 157 है। उस चीज को आप सही करो, वहां पर 1.57 नहीं है, 157 है। फिर नीचे अगर एक होगा तो टोटल कितना आ जाएगा, 158 हो जाएगा। तब हम स्टैगर्ड का निकालते थे, कैसे निकालते थे स्टैगर्ड का कंपोजिशन, 157 अपॉन 158 इंटू 100। इस बात को आपको थोड़ा सा पिछले वाले इथेन के केस में सही करना है। इथेन के केस में आपको ये बात सही करनी है। फिर से समझो, यहां पर आपको के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ जाएगी 157। ठीक है, अब ऐसे ही यहां पर करोगे तो कैसे हो जाएगा, आपको पता है के इक्विलिब्रियम किसके बराबर होता है, स्टैगर्ड बटे इक्लिप्स्ड। तो यहां पर कितना आ जाएगा 150, 307 यहां पर आ जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा 1। अब यहां से अगर मैं स्टैगर्ड की बात करता हूं तो स्टैगर्ड कितना होगा 307, इक्लिप्स कितना होगा, इक्लिप्स होगा आपके पास 1। तो यहां से टोटल कितना आ जाएगा 308, टोटल आ जाएगा आपके पास 308। तो जब आप स्टैगर्ड की वैल्यू निकालोगे तो स्टैगर्ड की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, स्टैगर्ड की कंपोजिशन तो 307 है बटे 308 टोटल है इनटू 100, जो भी वैल्यू समथिंग आएगी। ऐसे ही इक्लिप्स की आपके पास कितनी हो जाएगी 308 नहीं, एक है ना इसकी, बटे 308 इंटू 100। तो यहां से समथिंग वैल्यू आएगी 99.64% और यहां से वैल्यू 0.36% आएगी समथिंग। ये अब कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। आप पिछली कैलकुलेशन को थोड़ा सही कर लीजिएगा। यहां पर जैसे 307 आ रही है, वहां पर 1.57 नहीं 157 है, क्योंकि 157 में जब आप एक ऐड करोगे तब 158 बैठेगा। वो थोड़ा कैलकुलेशन में गलती हो गई थी, इस चीज से आप सही कर लेना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करते हैं ब्यूटेन के कन्फर्मेशंस के बारे में। इस लेक्चर में हमने इथेन का कन्फर्मेशन बहुत अच्छे से सीख लिया, अब हम लोगों ने प्रोपेन का सीख लिया। अब स्टार्ट करते हैं ब्यूटेन कन्फर्मेशंस।